प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में अगर देखें तो 2 साल पूरे कंप्लीट कर रहे हैं और साथ में अगर कुल मिलाकर के देखें 2014 से तो 12 साल का कार्यकाल जो है उनका पूरा हो रहा है। लेकिन इस 12 साल के कार्यकाल में अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ नजर डालते हैं तो मोदी सरकार के कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके का विकास हुआ, किस तरीके की नीतियां रही, इसको बेहतर तरीके से जानने के लिए हमारे साथ आज है माय होम इंडिया के फाउंडर सुनील देवधर जी का परिचय ये है कि सुनील देवधर जी संघ से भी जुड़े हुए हैं और बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी के लिए, पार्टी के लिए बहुत काम किया है, त्रिपुरा प्रभारी के रूप में भी रह चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपका भारत एक्सप्रेस पे जो है वो स्वागत है। माय होम इंडिया लगातार नॉर्थ ईस्ट के लिए काम करती है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी आपसे सर कि जिस तरीके से मोदी सरकार की जो ये 12 साल है उसमें अगर उपलब्धियों की बात करते हैं तो अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ नजर डालते हैं तो किस तरीके से विकास का ये काल देखा जा सकता है? देखिए, मेरा सबसे पहला संपर्क नॉर्थ ईस्ट से 1991 में आया, जब मैं संघ के प्रचारक के नाते वहां गया और कांग्रेस की सरकारें थी। कांग्रेस ने हमेशा नॉर्थ ईस्ट को एक समस्या समझा और उसको समस्या की दृष्टि से ही देखा। दूसरा, भ्रष्टाचार करने का एक बहुत बड़ा उन्होंने ट्रेजर करके उसको माना। चेक से पैसे जाते थे, कैश से निकल आते थे, कोई विकास नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि योजनाएं नहीं दी थी, योजनाएं बहुत दी, लेकिन जमीन पर नहीं उतरी क्योंकि भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। वहां पर अलगाववाद बहुत था। हर राज्य में एक एक, कम से कम एक पावरफुल ऐसा आतंकवादी दल रहता था जो देश से अलग करने की बात करता था। नागालैंड अलग देश चाहिए, अरुणाचल अलग देश चाहिए, त्रिपुरा अलग देश चाहिए, कोई एनएलएफटी है, कोई एटीटीएफ है, असम को अलग देश बनाना है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम है, मेघालय में एचएनएलसी है, मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम में है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी मणिपुर में है। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो था त्राहिमाम था और नॉर्थ ईस्ट में कोई आशा की किरण नहीं थी। और बहुत बड़े पैमाने पर वहां के युवा अपना फ्यूचर देखने के लिए भारत को अपना मानकर पूरे देश भर में आते थे और उनके साथ भी दुर्घटनाएं होती थी, उनको चेहरे के अलगाव से अलग माना जाता था। ये सिचुएशन थी। बहुत बड़ा काम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ किया तो सबसे पहले इसको उन्होंने कभी भी प्रॉब्लम नहीं समझा, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को स्ट्रेंथ समझा। और वो 7 सिस्टर्स जो पहले बोलते थे, बाइबल की एक कहानी है कि 7 बहनें थी, उनको एक राजा ने पकड़ के रखा था, वो अत्याचार करता था और बाद में एक राजकुमार आया और उसने उस राजा को मारकर 7 बहनों को मुक्त कर दिया। ये बाइबल की कहानी। उनका कहना यह था कि ये 7 बहनें जो है ये नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य है और वो राजा जो जुल्म करता है वो भारत है और क्रिश्चियनिटी उनको आई है उस भारत से मुक्त कराने के लिए, अलग देश बनाने के लिए। ये नैरेटिव हमारे समझ में ही नहीं आया। सबसे पहले अटल जी ने उसमें सिक्किम को जोड़ दिया तो 7 के हो गए 8 और नरेंद्र मोदी जी ने उनका पोटेंशियल पहचाना, स्ट्रेंथ पहचानी और उसको उन्होंने अष्टलक्ष्मी कहा। और इस अष्टलक्ष्मी में उसका जो ट्रिमेंडस पोटेंशियल है, वहाँ नेचुरल रिसोर्सेस है, वहाँ की विविधता जो है हमारी सुंदरता है, हमारी स्ट्रेंथ है, वो हमारा वीकनेस नहीं है, कमजोरी नहीं है। वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपरा, वहाँ का टैलेंट, जैसे स्पोर्ट्स का टैलेंट आप देखेंगे तो मणिपुर सबसे ज्यादा मेडल्स लेकर आने वाला राज्य है। इस तरह से आप नागालैंड के आप देश भर में जाएंगे देखेंगे तो म्यूजिशियंस जो है, गाने वाले म्यूजिशियंस, ये सब नागालैंड के लोग आपको मिलते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स में जाएंगे, सिक्योरिटी में तो आपको वहाँ के ट्राइबल बोडो है, जैसे ऐसे बहुत सारे फाइटर्स है, तो ये लोग ऐसे सब जगह पर आपको मिलते हैं। तो इनकी जो स्ट्रेंथ थी उसको कभी कांग्रेस ने आगे लाने का प्रयास नहीं किया, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। मोदी आने से पहले 2 राज्यों में रेलवे थी। इंफ्रास्ट्रक्चर से माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुझे याद आया कि पहले तो बिल्कुल एक तरीके से ये कहेंगे कि बाकी राज्यों से कटे हुए, क्योंकि जब तक कि सड़क मार्ग सही नहीं होगा, रेल मार्ग नहीं होगा या अगर हवाई यात्रा भी करे वो सही, उसकी सुविधा नहीं होगी, तो एक तरह से ये सारे जो 7 सिस्टर्स से कटे हुए दिखाई देते थे। शारजिल इमाम ने क्या कहा था कि वो जो चिकन नेक में एक रास्ता है, एक रेलवे है, 5 लाख मुसलमान जाकर उसको ब्लॉक कर देते हैं तो नॉर्थ ईस्ट भारत से कट जाएगा। तो ये सिचुएशन थी। अब वो सिचुएशन नहीं रही है।
अब तो बहुत अच्छा है कि शुभेंदु अधिकारी जी ने वो 2 बीघा 3 बीघा जमीन जो है वो भारत सरकार को हैंडओवर करके वो इंश्योर किया है कि वो कॉरिडोर सेफ हो जाए जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है। ये तो बंगाल में सरकार आने के बाद बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अभी सभी राज्यों में रेलवे पहुंच गई। मोदी जी बताते हैं कि मैंने नॉर्थ ईस्ट को हीरा दिया है, HIRA, हाईवेज, आईवेज, रेलवेज और आपके एयरवेज, हाईवेज, आईवेज, रेलवेज, एयरवेज। तो जितने एयरपोर्ट पहले फंक्शनिंग थे उसके 4 गुना एयरपोर्ट अभी नॉर्थ ईस्ट में फंक्शनिंग है। आप फ्लाइट से जा सकते हैं। उड़ान स्कीम के अंतर्गत आप सस्ते एयर ट्रेवल से आप पहुंच सकते हैं। हाईवेज का तो ऐसा बहुत बड़ा जो जाल बिछाया है। तो आप मतलब मैं आपको बताता हूं, जैसे गुवाहाटी से आपको दीमापुर में जाया करता था 8-8 घंटे लगते थे, मैं 3.5-4 घंटे में दीमापुर पहुंच गया, इतना तेज रफ्तार से। और जैसे नागांव के पास जाते हैं तो सेमीकंडक्टर की जो फैक्ट्री बन रही है, इतना भव्य, दोनों तरफ सेमीकंडक्टर का जो प्लांट बन रहा है। नॉर्थ ईस्ट खुश है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोच आ गई केंद्र सरकार में। अरुण जेटली जी बताया करते थे कि जब देश के लोग बैठते हैं सोचने के लिए, उनके माइंड स्पेस में नॉर्थ ईस्ट नहीं है। इससे पहले की अगर बात करें, टूरिज्म नॉर्थ ईस्ट में उतना नहीं था जितना हाल के दिनों में क्या बढ़ता हुआ दिखाई दिया। खासतौर से आपने नागालैंड की बात की है, नागालैंड को अवॉइड करते हुए टूरिस्ट पहले दिखाते थे, लेकिन अब कितना कितना बड़ा है टूरिस्ट। अद्भुत टूरिज्म बढ़ा है, खास करके अरुणाचल प्रदेश का टूरिज्म बढ़ा है। मणिपुर का बहुत बढ़ा था लेकिन गए 2 साल के जो प्रॉब्लम्स है उसके कारण थोड़ा कम हुआ है। मिजोरम का टूरिज्म बढ़ा है। मेघालय का तो बहुत ही ज्यादा बढ़ा है। और मेघालय के टूरिज्म में मैं आपको बता सकता हूँ कम से कम 15% बढ़ोतरी मोदी सरकार आने के बाद हुई है। असम का टूरिज्म है, काजीरंगा है, क्योंकि आपका टाइम बच गया ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया तो टाइम बच गया। रेलवे आपको अरुणाचल, आज रात को सोते गुवाहाटी में, सुबह ईटानगर पहुंच जाते हैं, नाहरलगुन। त्रिपुरा का मैं इंचार्ज था, 40 साल से बताते थे माणिक सरकार और कांग्रेस ब्रॉडगेज आएगी, ब्रॉडगेज आएगी, कभी नहीं आई। मोदी ने आने के 4 साल में ब्रॉडगेज पहुंचाई, बांग्लादेश बॉर्डर तक ब्रॉडगेज पहुंच गई, बांग्लादेश बॉर्डर तक हाईवे पहुंच गया, पैरेलल हाईवेज बने। अभी इतने हाईवेज का जाल बिछाया है त्रिपुरा के अंदर कि यातायात एकदम सुलभ हो गई है। तो ये सारे राज्यों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है उसके कारण दूसरा क्या होता है, टूरिस्ट जिस तरह से आकृष्ट होते हैं, उनका समय बचता है, सुंदरता देखने का मौका मिलता है। बड़ा काम अगर किया है मोदी जी ने तो सरेंडर करवाया सारी आतंकवादी जो गुट थे उनको। अब 7 राज्यों में से एक थोड़ा मणिपुर का अगर आप अपवाद छोड़ देते हैं तो बाकी सारे 6 राज्यों में आपको कहीं भी आतंकवादी गतिविधि दिखाई नहीं देगी। मतलब इवन त्रिपुरा में भी NLFT को सरेंडर करवाया अभी कुछ वर्ष पहले, डॉक्टर माणिक शाह मुख्यमंत्री थे, केंद्र सरकार ने मिलकर। इस तरह से नागालैंड के साथ समझौता हुआ, NSCN के साथ। तो आप देखेंगे उल्फा भी खत्म हो गया है। तो एक शांति की सांस। आप 15 अगस्त 26 जनवरी को आप झंडा वंदन नहीं कर पाती थी, 3-3 दिन बंद रहता था, बाहर निकलने पर आतंकवादी गोली मारते थे। आज सभी राज्यों में 15 अगस्त 26 जनवरी महोत्सव की तरह मनाया जाता है। खुलकर लोग आते हैं, तिरंगे को सलाम करते हैं, जय हिंद बोलते हैं। तो मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर की सिक्योरिटी, अरुणाचल की तरफ से चाइना के बॉर्डर की सिक्योरिटी, जिस तरह से बांग्लादेश के बॉर्डर के पूरा बॉर्डर फेंसिंग करके बांग्लादेशी घुसपैठ, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने जैसे वहां पर टाइट किया, जैसे बहुत बड़े, जैसे काजीरंगा है तो काजीरंगा के जंगल तोड़कर वहां बांग्लादेशी बसे हुए थे, कांग्रेस ने तो उनको हलवा पूरी खिलाई। आप इस बात को मानते हैं कि आसाम को हेमंत बिश्व शर्मा देकर के बीजेपी ने मुख्यमंत्री के तौर पर, वहां पर जो एक घुसपैठ का बड़ा मुद्दा था, शुभेंदु अधिकारी बंगाल में जब बीजेपी की सरकार आई, घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा है बॉर्डर पे जो भी राज्य है नॉर्थ ईस्ट के, तो उन पर जो बड़ा काम किया वो हेमंत बिश्व शर्मा ने किया, और अब शुभेंदु अधिकारी दूसरे जो आने हैं उसी पे लगातार आते के साथ सरकार काम कर रही है। मैं आपके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ, आपने सही कहा। डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आने के बाद सिर्फ देखिए घुसपैठ ये समस्या नहीं थी, 1 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी वहां पर घुसे हुए थे और वो बहुत दशकों से घुसे हुए थे। उनके पास सब राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतलब उनको बताना मुश्किल हो गया था कि ये घुसपैठी है। तो उनके सारे जो
लैंड एनक्रोच करते थे, ब्रह्मपुत्रा में जाकर जो ब्रीडिंग पीरियड है मछुआरों का, फिश का जो ब्रीडिंग पीरियड है, भारतीय लोग कभी फिशिंग नहीं करते, बांग्लादेशी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उस समय जाकर फिशिंग करते थे। 4 आइलैंड जो ब्रह्मपुत्रा लैंड डिपॉजिट करके नए नए आइलैंड्स बनाती है, पुराना आइलैंड टूट जाता है, नया बनता है। ये ब्रह्मपुत्रा इज ए कोर्स चेंजिंग रिवर, तो नए आइलैंड्स पर ये लोग जाकर अपना बस्ती बसा देते थे। इतना गंद मचा के रखी थी, इतना थ्रेट सिक्योरिटी को आसाम की जनता को होके रखा था। डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने उनसे सुरक्षा दी, उनके मन में डर पैदा हुआ, यहाँ पर हमको कायदे से रहना पड़ेगा और हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। और उसका परिणाम ये रहा कि इस बार जो थंपिंग मेजोरिटी से जब जो जीते हैं हम लोग, ये उनके काम के कारण, और उन्होंने जो सिक्योर किया है रोहिंग्या से, बांग्लादेशियों से, कट्टरपंथी मुसलमानों से, जो सिक्योर किया है वहां के समाज को, सभी जनजातियों को सिक्योर किया है, चाय बागान के लोगों को सिक्योर किया है, तो सभी ने वोट दिया है ना। ऐसा नहीं, इतना डाइवर्स पॉपुलेशन है आसाम में, सभी प्रकार के लोगों ने वोटिंग किया है, इसका मतलब लोग खुश है। दूसरी बात, ये जो हमारे अष्टलक्ष्मी की स्ट्रेंथ मोदी जी ने पहचानी, जैसे मिजोरम का जिंजर है, उसके जैसा जिंजर, उसका जैसा जिंजर ऑयल आपको ढूंढ के नहीं मिलेगा। हमारे त्रिपुरा का, मैं हमारे बोलता हूँ क्योंकि 6 साल में इमोशनली अटैच रहा, वहां पर प्रभारी रहा, सरकार बनी मोदी जी और अमित शाह जी की कृपा से, तब मैं वहां प्रभारी था। तो वहां का जो पाइनएप्पल है वो तो बहुत ही स्वाद है। मैं जब गई थी तो मैं लेकर आई थी वहां का पाइनएप्पल और जिंजर, बहुत ही मतलब कि आप स्वाद अगर खाएंगे उसका भूलेंगे नहीं। और आप वो पाइनएप्पल खाएंगे तो चिपचिपा हो जाएगा, आपके होठों को होठ चिपक जाएंगे, इतना मीठा रहता है। क्वीन पाइनएप्पल जिसको कहते हैं, वो मिडिल ईस्ट में जाना चालू हुआ, त्रिपुरा से एक्सपोर्ट होना चालू हुआ, ये परिवर्तन आया। वैसे नागालैंड की कॉफी का इतना प्रोडक्शन बढ़ गया है, कीवी कीवी हम लोग बाहर से लाते थे, अब अरुणाचल का कीवी इतने बड़े पैमाने पर बढ़ गया है, तो किसानों के पास पैसा आया ना। मणिपुर का फ्लोरिकल्चर तो बड़ा ही, लेकिन साथ साथ मणिपुर के खेलने के जो उनका जज्बा है, उनकी जो शरीर की जो एक रखाव है, जिससे वो बहुत आगे जाते हैं। एमसी मेरी कॉम वहां की है, मीराबाई चानू वहां की है, तो आप देखते हैं वहां पर उन्होंने पोलो को बढ़ावा दिया, मणिपुर में पोलो जैसे खेल को मणिपुर में बढ़ावा दिया। सिक्किम में ऑर्गेनिक खेती होती है, तो सिक्किम की ऑर्गेनिक खेती को उन्होंने फोकस किया। मेघालय में लाकाडोंग टर्मरिक है, जो कैंसर के ऊपर गुणकारी टर्मरिक का जो कुर्कुमिन है, वो 9% से 11% तक कुर्कुमिन आपको लाकाडोंग एरिया में जयंतिया हिल्स में मिलता है। मोदी जी ने उसको अभी नेशनल टर्मरिक बोर्ड में मेघालय के व्यक्ति को उन्होंने रखा है। इस तरह से एक एक राज्य की स्ट्रेंथ जानकर उन्होंने उसको आगे, तो अष्टलक्ष्मी जो कहते हैं, उस अष्टलक्ष्मी को उन्होंने प्रत्यक्ष में लाकर दिखाने का काम किया है। मैं एक बात ये और जानना चाहूंगी, क्योंकि म्यांमार का बॉर्डर भी लगता है, और म्यांमार का बॉर्डर लगने से जो एक नॉर्थ ईस्ट की जो समस्या है, जहां तक मुझे जानकारी है, एक वहां पर इस तरह के पदार्थों की सप्लाई, मतलब कि नशीले पदार्थों की सप्लाई, उस पर कितने इस दौरान रोक लग रही है, और म्यांमार पे कितने जो चीजें वहां से डिस्टरबेंस थी, वो उस पर कितना काबू पाया? देखिए, म्यांमार के रास्ते मणिपुर में खास करके हथियारों का स्मगलिंग होता था और ड्रग्स का स्मगलिंग होता था। तो बहुत बड़ा काम अगर कुछ हुआ है तो हथियारों का स्मगलिंग रुक गया, ड्रग्स का स्मगलिंग वहां से बंद हो गया। और मणिपुर के अंदर जो बहुत बड़े पैमाने पर गांजा की खेती थी, अमित भाई शाह हमारे गृह मंत्री है, उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर कुठाराघात करूंगा और मैं नशा मुक्त भारत करने के लिए इन चीजों के ऊपर कार्रवाई करूंगा। और मैं आपको बताता हूं, लाखों की संख्या में वहां पर जो गांजा के पेड़ उगे थे उसको काट दिए। आपको ये एक बहुत बड़ा कारण मणिपुर का जो अनरेस्ट है, वो अनरेस्ट का एक बहुत बड़ा कारण वहां पर गांजा की खेती को खत्म करना है। तो उससे एक अनरेस्ट आ गया, तो उनका इनकम वो था। अब आपका इनकम अगर गलत रास्ते से है तो हम क्या कर सकते हैं? पर्यायी रास्ता इनकम का वहां की सरकार अभी कर रही है। अब मणिपुर बहुत अच्छे कंट्रोल में आ गया है, अभी सभी मंत्रियों के प्रवास चालू हो गए हैं, जो आवाजाही बंद थी वो धीरे धीरे चालू हो रही है। तो कुल मिलाकर
एक बहुत बड़ा चैलेंज मणिपुर में जो खड़ा रहा था, उसके पीछे बांग्लादेश से म्यां एक बहुत बड़ा चैलेंज जो मणिपुर में निर्माण हुआ था, उसका कारण जो आपने कहा, म्यांमार की बॉर्डर होना, वहां से रोहिंग्याओं का आना, वहां से ड्रग्स का आना, वहां से हथियारों का आना, उसको कंट्रोल में लाने का काम करने के कारण अभी नॉर्थ ईस्ट धीरे धीरे एक विकास की दिशा में जा रहा है। देखिए, जिसको बर्बाद करने के लिए कांग्रेस ने 60-65 साल लिए, उसको आबाद करने के लिए 12 साल, तो 12 पंचे 60 होता है, तो 5 गुना ज्यादा बर्बाद करने के लिए टाइम कांग्रेस ने यानी कि लिया कहा है। जाए कि नॉर्थ ईस्ट में अभी चुनौती जो है भाजपा के लिए वो मणिपुर तो है ही। आने वाले सालों में क्या लगता है कि अभी कार्यकाल जो है जैसे ये वाला तीसरे कार्यकाल में इस चुनौती पर को सफलता पूर्वक जो है पूरा कर लेगी, इस पर काबू पाएगी इस समस्या पर? मैं इसको ऐसे बताऊंगा कि पहले 5 साल मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करना और पहले लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना, आतंकवादियों को सरेंडर करवा के उनको विकास की धारा में लेकर आना, जो बहुत बड़ा काम नक्सल मुक्त भारत में किया है, उस तरह से नॉर्थ ईस्ट के आतंकवादी संगठनों को उन्होंने ठंडा करके, उनको शांत करके, बंद करके पहले 5 साल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया। इंफ्रास्ट्रक्चर बनते बनते समय लगता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों में मैं गए माय होम इंडिया के माध्यम से 21 साल से काम कर रहा हूँ। मुंबई, पुणे, बेंगलोर, देश भर में 125 शहरों में नॉर्थ ईस्ट के बच्चों से हमारा संपर्क है। कोविड के बाद में और उसके भी बाद आप देखेंगी तो नॉर्थ ईस्ट से आने वाले युवाओं की संख्या कम हो गई है। ये कम क्यों हुई है? उनको वहां रोजगार मिलना शुरू हुआ है, उनको वहां कॉलेजेस मिलना शुरू है। हर 3 जिलाओं को एक मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने दिया है। वहां इंजीनियरिंग के कॉलेज बढ़े हैं, आर्किटेक्चर के कॉलेज बढ़े हैं, प्रोफेशनल कोर्सेस अभी नॉर्थ ईस्ट में चालू हुए हैं। तो बच्चों को वो सब पढ़ने के लिए अभी यहाँ आने की जरूरत नहीं है, और इसलिए वहां पर ही शिक्षा दीक्षा मिले। अभी अगला फोकस मुझे ऐसे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, और बेसिक जो नीड्स थी लोगों की, वो नीड्स पूरे होना जैसे शुरू हो गया। जैसे ट्राइबल पॉपुलेशन है, एकलव्य स्कूल, बाद में अटल टिंकरिंग लैब्स वगैरह, जितनी केंद्र सरकार की योजना है, देखिए डबल इंजन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा महत्व है। मैंने त्रिपुरा में रियलाइज किया कि 5 साल मोदी सरकार है, लेकिन त्रिपुरा में माणिक सरकार की गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट पार्टी की, तो केंद्र की योजनाओं को आने ही नहीं देते थे। ममता बनर्जी केंद्र की योजनाओं को आने ही नहीं देती थी, केजरीवाल आने नहीं देता था। लेकिन जैसे अब रेखा गुप्ता जी आई है, तो केंद्र की योजनाएं मिलना शुरू हुआ। अभी शुभेंदु अधिकारी आए हैं, केंद्र की योजना मिलना शुरू हुआ। बीजेपी सरकार त्रिपुरा में आई, केंद्र की योजना मिलना शुरू हुआ। तो नॉर्थ ईस्ट में डबल इंजन गवर्नमेंट आने के बाद जो ऊपर से नीचे पाइपलाइन के अंदर जो ब्लॉक करके बैठे हुए थे, वो ब्लॉक सब खुल गए हैं। इसलिए लास्ट 5 years आर दी गोल्डन ईयर्स फॉर नॉर्थ ईस्ट, एंड आई विल डेफिनेटली टेल यू नेक्स्ट 5 years, ये तो गड्ढे भरने का काम गए 10 साल में हुआ है, 12 साल में हुआ है। अब इसके ऊपर भव्य नॉर्थ ईस्ट का एक विकसित और सुंदर नॉर्थ ईस्ट बनाने का काम, जो अटल जी ने लुक ईस्ट कहा था, तो लुक ईस्ट का काम चालू हुआ। तो मनमोहन सिंह जी देखते रह गए, लुक ईस्ट देख रहे हैं, हम लुक ईस्ट कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद उसको एक्ट ईस्ट किया, और उसके बाद में एक्शन ईस्ट किया। अब धीरे धीरे बॉर्डर हाट में सब खुल रहे हैं, व्यापार चालू हो रहा है। और आप देखेंगी नॉर्थ ईस्ट एक जमाने में भारत वहां जाकर खत्म होता है ऐसे लोग सोचते थे, अब नॉर्थ ईस्ट से भारत शुरू होता है, ये बात जो है वो चालू होगी। आखिर में मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि आपकी माय होम इंडिया जो है वो भी इधर बटन है, बंद कर उसको, ऑन कर उसको, गो। आखिर में मैं आपसे सुनील जी ये जानना चाहूंगी क्योंकि बीजेपी हमेशा हिंदुत्व के लिए बात करी और आप भी हमेशा नॉर्थ ईस्ट के लिए इस मामले में, खासतौर से अगर हम बंगाल की, आसाम की बात करें, रोहिंग्यास वहां के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है या घुसपैठ मुद्दा रहा है, लेकिन इसी के साथ एक हिंदुत्व को लेकर के जो बात की जाती है, उसके लिए कितना बड़ा काम बंगाल में अब हो सकता है जब बीजेपी सरकार है, और कितनी अनदेखी जो है ममता सरकार के कार्यकाल में हुई, और अब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के जो आगे का वक्त है, किस तरीके से सरकार वहां पर काम करेगी, ये दिख सकता है। देखिए, 1 साल पहले जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे थे
और पूरे देश भर में एक गुस्सा निर्माण हुआ था, लोगों में दिखाई दे रहा था सोशल मीडिया पर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे, हम कुछ कर नहीं पा रहे। तब मैंने एक स्टेटमेंट दिया था एक भाषण में, मैंने कहा कि आप बंगाल में हिंदूवादी मुख्यमंत्री लाइए, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर के हमले बंद हो जाएंगे। क्योंकि करोड़ तक 80-90 लाख 1 करोड़ बांग्लादेशी घुसे हुए बांग्लादेश से आकर, ये हमको पता है। अब रेगुलरली अमित भाई शाह जी ने भी बताया है कि चुन चुन कर उनको डिपोर्ट करने वाले हैं और वो प्रोसेस चालू हो गई है। लेकिन अब बांग्लादेश में भी वहां पर जो हिंदू है उनके ऊपर हमला करने से वहां के बांग्लादेशी घुसपैठ मुसलमान जो है वो सोचेंगे कि यहाँ हम हाथ लगाएंगे तो वहां शुभेंदु बैठा हुआ है और वहां हमारे लोग हैं, वो वहां सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो सीधा सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। दूसरी बात, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी हो या अभी शुभेंदु अधिकारी जी आए हो, सीमा की सुरक्षा इंश्योर हो गई ना। जो सीमा पार से जो घुसपैठ होती थी, सीमा पार से ड्रग्स आते थे, सीमा पार से हथियार आते थे, अब ये तीनों चीजें रुकने के बाद समाज सुरक्षित हो जाएगा, हिंदुस्तानी सुरक्षित हो जाएगा, हिंदू सुरक्षित हो जाएगा। अब त्योहारों को बढ़ावा दिया, महापुरुषों को, लाचित बड़फुकन है, कियांग नांगबा है, बाद में वीर थोकन संगमा है, हमारे वहां की कनकलता बरुआ है, रानी माँ गाइडिनल्यू है, बाद में वीर टिकेंद्र जीत है, हिपाऊ जादोनांग है। ऐसे सारे महापुरुषों को और ऐसे कई महापुरुषों को आजादी के अमृत महोत्सव में नरेंद्र मोदी जी ने जो दुनिया के सामने लाने का काम किया, ये तो हिंदुत्व का ही काम है ना। अच्छा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा बेतहाशा मतांतरण होता है, सब लोग कहते हैं। अब मतांतरण का सबसे बड़ा कारण बताया जाता था कि गरीबी, तो खाने के लिए नहीं है तो मिशनरी खाना देकर मतांतरित करते थे, स्कूल नहीं है तो स्कूल देकर मतांतरित करते थे, हॉस्पिटल नहीं है तो हॉस्पिटल दिलवाकर मतांतरण करते थे। अब मोदी जी की गरीब कल्याण की सारी योजनाएं हैं। अब अगर रेशन मिल रहा है तो रेशन देकर मतांतरण नहीं होगा। अब अगर आयुष्मान भारत से ट्रीटमेंट मिल रही है तो कोई हॉस्पिटल में जाकर क्रिश्चियन नहीं बनेगा, उसको ट्रीटमेंट, मतलब बेसिक जो धर्मांतरण का, जो जिसको हम मतांतरण कहते हैं, जो मुख्य कारण था गरीबी, तो अगर देश के 20-25 करोड़ लोग अगर गरीबी रेखा से ऊपर आ गए तो एक तो धर्मांतरण का कारण कम हो गया। तो अनेक दृष्टियों से अगर आप देखेंगी तो ये हिंदुत्व का ही काम है, और ये हिंदुत्व का ही काम हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए हिंदुत्व और राष्ट्रीयत्व में कोई फर्क नहीं है। हिंदुत्व के राज्य में किसी भी मुसलमान या ईसाई को परेशान होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उनके साथ कोई इनजस्टिस होगा नहीं, हिंदुत्व सिखाता नहीं। हाँ, देश के खिलाफ आप कोई भी करो एक्टिविटी तो उसको तो नकेल कसेंगे। और दूसरा, आपका धर्म छोड़ो, हमारा धर्म स्वीकारो, और हमारे धर्म के मेजॉरिटी हो जाएंगे तो हम हिंदुस्तानी नहीं। ये जो तमाशा सालों से चल रहा था ये अभी बंद हो गया है। इसलिए मेरी दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी ने इवन नॉर्थ ईस्ट में भी जो काम किया है वो हिंदुत्व का ही काम है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो मोदी सरकार के ये जो 12 साल है, इस 12 साल में अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हैं तो ये कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए देश के बाकी भागों से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जोड़ा, विकास, अर्थव्यवस्था, रोजगार, सुरक्षा, इन सब के मामले में ये 12 साल नॉर्थ ईस्ट के लिए जो है वो बेहतरीन रहे। बिल्कुल, गड्ढे भरने का काम कर दिया है। अब आने वाले 5 साल गोल्डन ईयर्स होंगे, जिसमें नया नॉर्थ ईस्ट खड़ा रहेगा, नए इंडिया के साथ एक नया नॉर्थ ईस्ट खड़ा होते दिखाई देंगे। और नॉर्थ ईस्ट से भारत का अंत होता था, इंडिया एंड्स विथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अब इंडिया विल बिगिन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ऐसे गोल्डन डेज जहां भारत का सबसे पहला सूर्योदय होता है, उस अरुणाचल प्रदेश से लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट में विकास का सूर्योदय ये मोदी के आने के बाद हुआ है। और आप देखेंगे 15 साल में गगन मध्य में मध्याह्न के सूरज के समान जो प्रकाश है नॉर्थ ईस्ट में विकास का देखने को मिलेगा। चलिए, भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं कोमल शर्मा।